अब इसमें देखो, ये सब बायोलॉजी वाले क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आया था यूपी ट्रिपल एससी में, ये सब आए हुए हैं, पहली बार समझ लो। विभिन्न परीक्षाओं में इनने क्वेश्चन पूछे हैं और ऐसे प्रश्न इनकी व्याख्या हम कायदे से करनी है तो तुम्हें ज़्यादा समझ में आइए। समझी बिटिया? अब जरा देखो, वह वाहिनी, वाहिनी का मतलब होता है नलका या पाइप। बॉडी में तमाम पाइप हैं, तमाम नलिकाएं हैं। तो वह वाहिनी जो मूत्राशय से, तो मूत्राशय क्या होता है किसी को मालूम? जहां जिस थैली में मूत्र एकत्रित होता है उस थैली को क्या बोलते हैं? मूत्राशय। ये ध्यान रखना, मूत्र कहाँ एकत्रित होता है? मूत्राशय में। सही है, तो मूत्र एकत्रित होता है मूत्राशय में। तो वह वाहिनी या वह नलिका जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर से कहाँ ले जाती है? भाई मूत्राशय में मूत्र एकत्रित है बात समझना। और उसके बाद एक नली होगी, ठीक, वो नली के द्वारा मूत्र आपका क्या निकलेगा? बाहर निकलेगा। तो वो नलिका क्या कहलाती है? यूरेथरा। नोट करो, सभी लोग नोट करते जाओ। वह नलिका जो मूत्राशय से मूत्र को, मूत्राशय से मूत्र को शरीर से बाहर निकालती है। इतनी मोहब्बत से पढ़ाए रहे, आंखन मासूम आने लगत। हाँ चलो बेटा पढ़े रहो। बाहर निकालती है उसे क्या बोलते हैं? यूरेथरा। समझ गए? यूरेथरा एक नली है, पेशाब नली को यूरेथरा बोलते। कुल मिला के जा समझ लो। एक पॉइंट और याद रखियो बिटिया, मूत्र कहाँ कलेक्ट होता है? मूत्राशय में। कोई डाउट तो नहीं? अब मूत्र के ऊपर 2-4 पॉइंट और समझ लो कि हमारी पेशाब का रंग कैसा होता है? पीला होता है। ये तो सबको मालूम कि मूत्र का रंग पीला होता है, लेकिन पीला किसके कारण होता है? किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण होता है। अब प्रश्न आता कि यूरोक्रोम बॉडी में आया कहाँ से? यूरोक्रोम बॉडी में आया कहाँ से? तो एक चीज समझो, हमारे शरीर में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। और अच्छा, हमारे शरीर में कुछ चीजें बनती हैं, कुछ चीजें टूटती भी हैं। तो हीमोग्लोबिन का क्या होता है? अपघटन होता है, टूटता है। तो जब हीमोग्लोबिन टूटता है तो उसी से कौन सा पीला पदार्थ बनता है? यूरोक्रोम बनता है। और वो यूरोक्रोम किस में मिल जाता है? पेशाब में मिल जाता है, फिर वो बॉडी से बाहर जाता है। तो ये ध्यान रखना, मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। और यूरोक्रोम बॉडी में कहाँ से बनता है? जब हीमोग्लोबिन का अपघटन होता है। कोई डाउट? क्लियर है भैया? समझ गए? ठीक, आगे सुनो। हम मूत्र के ऊपर 1-2 पॉइंट और नोट कर ले रहे। देखिए, हमारे शरीर में कभी कभी क्या होता है कि तुम्हें जब पेशाब लगाता है तो बहुत गाढ़ी पेशाब हो, एकदम जलन होने लगता है। तो पेशाब यानी पानी और रक्त के बीच में एक संतुलन होता है। रक्त गाढ़ा होगा तो शरीर में पेशाब ज़्यादा बनेगी, यानी पतली होगी। और पेशाब कम बन रही है तो रक्त गाढ़ा होगा। तो एक हार्मोन्स होता है जिसका नाम क्या है? ADH। ADH का नाम क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। नोट करते जाओ। ए का मतलब क्या हुआ बाबू? एंटी। डी का मतलब डायूरेटिक। और एच का मतलब क्या है बेटा? हार्मोन्स है। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स का दूसरा नाम बताओ। वैसोप्रिन। क्या नाम है? वैसोप्रिन हार्मोन्स। एक मस्तिष्क में ग्रंथि होती है यहाँ पर छोटी सी, इसका नाम क्या है? पीयूष ग्रंथि। ये हार्मोन्स कहाँ से निकलता है? पीयूष ग्रंथि से निकलता है। और इस हार्मोन्स का काम होता है मूत्र या रक्त में संतुलन बनाए रखना। मूत्र भी ज़्यादा गाढ़ा ना रहे, रक्त भी ज़्यादा गाढ़ा ना हो। बात पल्ले पड़ी? एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स को वैसोप्रिन हार्मोन्स कहते हैं। और ये पीयूष ग्रंथि से निकलता है। और इसका मेन वर्क क्या होता है कि मूत्र और रक्त में बैलेंसिंग बनी रहे, संतुलन बना रहे, कोई ज़्यादा पतला ना हो ना कोई ज़्यादा गाढ़ा हो। क्लियर? समझ में आ गया? तो मूत्र से संबंधित ये 3 प्रश्न सब लोग याद कर लियो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे की बात कर रहे हैं। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा चर्चित है, इसके बाद फिर एक नया लिया हमने पढ़ाया था कि मनुष्य में पित्त रस का उत्पादन होता है। यानी पित्त रस का उत्पादन कौन करता है? तो लीवर करता है। सब लोग जानते हो पित्त रस। पहले व्यक्ति का जो व्यक्तित्व बताया जाता था वो पित्त रस के आधार पर बताया जाता था। पित्त की जांच की जाती थी। आज भी कफ और पित्त की जांच की जाती है, तमाम बीमारियों का पता चलता है। तो हमारे शरीर में एक थैली होती है जिसको गाल ब्लेडर या पित्ताशय कहते हैं। गाल ब्लेडर या पित्ताशय।
और ये थैली जो होती है वो लीवर के जस्ट यहाँ पर लटकी होती है। अब होता क्या है, इसी में पित्तरस बनता है, और पित्तरस जो होता है वो अम्लीय होता है कि क्षारीय? क्षारीय होता है, ध्यान रखना। पित्तरस कैसा होता है? क्षारीय होता है। यानी अब ये ध्यान रखना, पित्तरस भोजन को किस में बदलता है? क्षारीय माध्यम में। और पेट में भोजन किस माध्यम में रहता है? अम्लीय माध्यम में। अब आगे की बात सुनना भैया, तो जितनी भी आरबीसी होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं, हमारी बॉडी में तमाम लाल रुधिर कणिकाएं हैं, वे आरबीसी जो हैं लीवर के कहाँ मरती जाके? प्लीहा में। लीवर में एक जगह होती है प्लीहा। तो आरबीसी का जीवन काल होता है 20 से 120 दिन। शरीर में जितनी कोशिकाएं सबका जीवन काल है 20 से 120 दिन बाद बनना है। डब्ल्यूबीसी को 2 से 6 दिन में बनना है, फिर बनेंगी, फिर मरेंगी, तभी तो भोजन कर रहे हो। और जो कोई चीज़ मरे ना तो भोजन की आवश्यकता क्यों पड़े? तो आरबीसी जो मरती कहाँ मरती हैं? लीवर के कौन हिस्सा में? प्लीहा का दूसरा नाम तिल्ली भी है। और इसमें कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? कुफर कोशिकाएं। तो जितनी आरबीसी आई वे प्लीहा में मरी, तो प्लीहा में कौन सी कोशिकाएं हैं? कुफर कोशिकाएं। उन्होंने क्या किया? कुफर कोशिकाओं ने आरबीसी को तोड़ दिया, कुचला। ठीक, ये मर गई हैं तो कुचला, और कुचलने के बाद धीमे से रस निकलता है, और वो रस क्या कहलाता है? पित्तरस कहलाता है। यानी आरबीसी मरने के बाद किस में बदल जाती हैं? पित्तरस में बदल जाती हैं। अब आगे सुनियो, हमारा जो पित्तरस होता है इसमें कोई पाचक एंजाइम्स नहीं होता। ये ध्यान रखना, पित्तरस में पाचक एंजाइम्स नहीं होता। कहने का मतलब है तुम्हारे शरीर में 1.5 लीटर पित्तरस बने चाहे 2 लीटर, किसी प्रकार का पाचन नहीं करेगा। ना प्रोटीन का पाचन होगा, ना कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा, ना विटामिन का पाचन होगा। फिर आप जा कहो जब पित्तरस में कोई पाचक एंजाइम्स नहीं है तो पित्तरस करता क्या है? तो पित्तरस क्या करता है? केवल वसा का इमल्सीकरण करने का मतलब है वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, यानी वसा का पाचन करना। जो तेल खा लो तुमने, जो घी खाया है, उसी का केवल पाचन करेगा कौन? पित्तरस। कोई डाउट तो नहीं किसी को? ये समझ लो, पित्तरस का उत्पादन कौन करता है? लीवर। लीवर में कौन आरबीसी कहाँ मरती हैं? लीवर के प्लीहा में। उनका भक्षण कौन करता है? पित्तरस। अम्लीय की क्षारीय? क्षारीय है। पित्तरस में कोई पाचक एंजाइम्स नहीं होता है, और ये केवल वसा का इमल्सीकरण करता है। ये पित्तरस से महत्वपूर्ण बातें थी, कोई डाउट तो नहीं? अब आ जाओ, ये बिल्कुल तुम्हारे लिए नया पॉइंट है, पढ़ाया नहीं हमने। ठीक, अब ध्यान सुनियो बिटिया, न्यूरॉन्स सबने सुने हुए हैं। एक क्वेश्चन 3 बार आ चुका है। हमने फिलहाल अब आए हुए क्वेश्चन 100-200 छांटे जो तुम्हें पहले बताए दे जाए। न्यूरॉन्स जानते हो? सूचना तंत्र की इकाई। जैसे हमारे यानी कील लगी और हमें दर्द का एहसास मस्तिष्क तक हो गया, हमने कोई वस्तु छुई और तत्काल सूचना पहुंची। ऐसा नहीं होता है कि आज छुए और धीमे धीमे पता चली छिबरा मुँह हो तो भैया आवे, अब तब तुम्हें पता चले कि हाँ कल कील घुसी थी, इधर कील घुसी और इधर दर्द का एहसास हुआ। बात पल्ले है। यानी हमारे शरीर में न्यूरॉन्स क्या करते हैं? सूचना को जो फीलिंग है आदान प्रदान करते हैं। अब मेरी बात सुनना, न्यूरॉन्स के 3 हिस्सा हैं, प्रमुख रूप से 3 भाग होते हैं, जिसमें 2 भाग बहुत महत्वपूर्ण है। एक का नाम क्या है? एक्सॉन, बहुत ध्यान से सुनना, और दूसरे का नाम क्या है? डेंड्राइट्स। कोई डाउट तो नहीं? न्यूरॉन्स सूचना तंत्र की इकाई है। अब आपके साहब हमें न्यूरॉन्स देखा, बॉडी में लाखों न्यूरॉन्स हैं, यानी कील घुस रही, तक पहुंच रही सूचना महसूस कर रहे। अब आगे सुनना, 2 न्यूरॉन्स के बीच में एक स्थान होता है, 2 न्यूरॉन्स के बीच में जगह होता है, हर 2 न्यूरॉन्स के बीच में एक जो न्यूरॉन्स मान लो एक जो है, इसके बीच में जो जगह होती है इसे क्या बोलते हैं? स्नैप्स, सिनैप्स। जरा नोट किया जाए इस क्वेश्चन को। 2 न्यूरॉन्स के बीच में जो स्थान होता है उसे बिटिया क्या बोलते हैं? सिनैप्स। तुम जब तक हम जब परीक्षा देने जाओ तो 500 क्वेश्चन हर विषय से महत्वपूर्ण रट के जाओ, जो परीक्षा को पहलो लॉजिक होता है। कम से कम हर टॉपिक मतलब हर सब्जेक्ट में 500 अति महत्वपूर्ण प्रश्न तुम्हें याद हो। समझ में आया बिटिया? 2 न्यूरॉन्स के बीच में जो जगह होती है उसे क्या बोलते हैं? सिनैप्स। कोई डाउट तो नहीं? ठीक, अब आगे सुन लो। न्यूरॉन्स के 3 हिस्सा, लेकिन हम 2 की बात करें, 2 ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं एग्जाम में। एक हिस्सा का नाम क्या है? डेंड्राइट्स। पहले पढ़ी बिटिया? डेंड्राइट्स वो हिस्सा है, ध्यान सुनना, कि एक न्यूरॉन्स से दूसरे न्यूरॉन्स को सूचना देगा।
जैसे मान लो डेंड्राइट्स क्या करें, हमारे पैर में चोट लगी तो जा न्यूरॉन्स से फिर बा न्यूरॉन्स में सूचना पहुंची, फिर दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में। बात पल्ले पड़ी, एक न्यूरॉन्स से दूसरे न्यूरॉन्स तक सूचना कौन पहुंचाएगा? न्यूरॉन्स का डेंड्राइट्स वाला हिस्सा। कौन सा हिस्सा? डेंड्राइट्स वाला हिस्सा। वेरी गुड। अब आ जाओ, दूसरा हिस्सा कौन सा है? एक्सॉन। एक एग्जाम में पूछा गया एसएससी में, यह दूर की सूचनाओं को एकत्रित करेगा, दूर की, जो बॉडी के टच में नहीं उनको भी एकत्रित करेगा। तो दूर की सूचनाओं को एकत्रित कौन करता है? एक्सॉन। और एक न्यूरॉन्स से दूसरे न्यूरॉन्स तक सूचना कौन पहुंचाएगा? तो डेंड्राइट्स। कोई डाउट तो नहीं? और दो न्यूरॉन्स के बीच में जो जगह होती है उसे क्या बोलते हैं? सिनेप्स। और सूचना तंत्र की इकाई क्या है? न्यूरॉन्स। 3 प्रश्न सबको खोपड़ी, वो अग्रिम हिस्सा होता है, आगे वाला अग्रिम हिस्सा होता है। क्लियर है ये 3 पॉइंट? कोई डाउट तो नहीं? तुम्हें याद है क्या भैया? दो न्यूरॉन्स के बीच में जगह हो तो उसे क्या बोल? सिनेप्स। और डेंड्राइट्स क्या करता है? एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स को सूचना पहुंचाएगा। और एक्सॉन क्या करेगा? दूर की सूचनाओं को एकत्रित करेगा। अगला बढ़े बाबू, देखो जरा, 3 यंत्र बहुत पूछे जाते हैं। एक है बाबू EEG, इसका नाम पढ़ियो ने, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम। दोबारा पढ़ो, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम। इसके द्वारा किसकी जांच की जाती है? वेरी गुड, मस्तिष्क की जांच की जाती है। इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम। किसकी जांच? सीटी स्कैन में किसकी जांच? ब्रेन की ही जांच होती है। EEG में किसकी जांच? मस्तिष्क की ही जांच होती है। EEG का फुल फॉर्म याद रखना, ई का मतलब इलेक्ट्रो, दूसरे ई का मतलब इंसेफेलोग्राम। बात पल्ले पड़ी? ठीक बिटिया। इसी तरीका से ECG, ई का मतलब है इलेक्ट्रो, सी का मतलब है कार्डियोग्राफी, और जी का मतलब क्या है? ग्राम या ग्राफी कह दें। इसके द्वारा किसकी जांच? हृदय की जांच। ECG, सी का मतलब कार्डियोग्राफी है और इस ई का मतलब है इंसेफेलोग्राम। और एक के ऊपर जहाँ EE है उसमें मस्तिष्क की जांच करें, और जहाँ सी है उसमें काय की जांच करें? हृदय की जांच करें। कोई डाउट? जी। हम लोग गड़बड़ जा कर जाते, पेस मेकर पे इन्होंने अलग क्वेश्चन पूछा था, जरा ध्यान सुनना। सही है क्वेश्चन? सब बढ़िया है? आगे सुनो, तो हम बिल्कुल नया ढूंढ के लाए। हमारे शरीर में क्या होता है? दिल की धड़कन अनियंत्रित होती रहती, कभी BP हाई है कभी लो है, तो अनियंत्रित रहती है। अनियंत्रित दिल की धड़कन को कौन सा रोग कहते हैं? एरिथमिया। या नोट कर लो, दिल की धड़कन का अनियंत्रित होना एरिथमिया कहलाता है। ठीक, एरिथमिया कहलाता है। दिल की धड़कन का अनियंत्रित, वह तो घटती बढ़ती रहती है, क्रोध आने पर बढ़िए, कोई खत्म हो गया तो एकदम BP डाउन हुई है। दिल की धड़कन का अनियंत्रित होना एरिथमिया कहलाता है। समझ में आ रहा हो सबके? क्या कहलाता है? एरिथमिया। और ये बात और समझ लो कि पेस मेकर एक यंत्र होता है। कौन सा यंत्र? पेस मेकर। और पेस मेकर यंत्र का यूज ये होता है कि वो दिल की धड़कन को क्या करेगा? नियंत्रित करेगा। तुम्हारी नियंत्रित है, तुम्हारो बढ़ रहो घट रहो, तो तुम्हें हम पेस मेकर लगाए दिए। तो पेस मेकर में क्या होगा? तुम्हें जो एरिथमिया रोग है, यानी तुम्हारी जो अनियंत्रित दिल की धड़कन है, वह ठीक हुई है। इसी पेस मेकर का दूसरा नाम बताइए। SA नोट्स। यही SSC 10+2 में पूछा गया कि किसको SA नोट्स भी कहते हैं, तो ध्यान रखना, पेस मेकर को SA नोट्स भी कहा जाता है। कोई डाउट? SA नोट्स किसे कहा जाता है? पेस मेकर को। और इसका काम है हृदय की धड़कन को कंट्रोल में करना। कोई डाउट तो नहीं किसी को? SA नोट्स लिख रहे हो? धीमे बोल ले तो ठीक। अब आगे जाओ, इसमें भी हमने 3 प्रश्न नहीं जोड़ ले, 1-2। देखो बाबू, मानव शरीर में गठिया रोग का कारण क्या है? गठिया तो जानते ही हो, जब जब पुरवाई चली तब तब हड्डियों में दर्द हुई, तो गठिया रोग का कारण है यूरिक अम्ल का जमाव। अब मेरी बात सुन लेना, हमने जहाँ में 2-3 पॉइंट नहीं जोड़ दे। हमारे शरीर में गठिया इस वजह से होगी जब मांसपेशियों में यूरिक अम्ल जमा हो गया। यूरिक अम्ल
तो मैं गठिया हो गया। हाँ तो गठिया होगी। यूरिक एसिड बढ़ने का मतलब बॉडी में गठिया का होना। अब बिटिया आगे सुनो सुनो, तुमने किसी पक्षी को गठिया रोग होते देखा? कोई पक्षी जाए गठिया हो गए जो ऐसे टेढ़ो फड़ो हो गए, नहीं हुए। किसी भी पक्षी को गठिया रोग इस वजह से नहीं होता बेटा कि पक्षियों का उत्सर्जी पदार्थ क्या है, यूरिक अम्ल। यानी जब वो टॉयलेट करत हैं तो उनकी बॉडी से क्या निकल जाता? यूरिक अम्ल। और जब बॉडी से यूरिक अम्ल निकल गया उनकी तो गठिया होने का कोई सवाल नहीं। बात क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? पक्षियों को गठिया रोग इस वजह से नहीं हो गया बिटिया कि जब उनके उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल है, यूरिक अम्ल उनकी बॉडी में नहीं होगा तो गठिया कहाँ से है। और जितने जलीय जंतु होते हैं जो पानी में, जैसे मगरमच्छ है, मछली है, कोई जीव जंतु है जो पानी में रहता है, उनका उत्सर्जी पदार्थ क्या है? अमोनिया है। वे शरीर से अमोनिया बाहर निकाल देते हैं। ठीक, समझ में आया? जलीय जंतुओं का उत्सर्जी पदार्थ क्या है? अमोनिया है। पक्षियों का उत्सर्जी पदार्थ क्या है? उनकी पेशाब में यूरिक अम्ल होता है। और मानव का उत्सर्जी पदार्थ यूरिया है। हमारे पेशाब में क्या होती है? यूरिया होती है। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? बढ़े आगे। ठीक, एक प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि हमारे शरीर में, देखिए संतुलन बहुत जरूरी है, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। हमारे शरीर में अम्ल और क्षार का संतुलन होना चाहिए। अम्लता ज़्यादा बढ़ गई तो बहुत ज़्यादा दिक्कत जा हो जाए, शरीर में कोई चीज़ खाए एकदम उल्टी एसिड बने। क्षारिता ज़्यादा बढ़ गई तो पेट खराब रहे। अम्ल क्षार का संतुलन लगातार बना रहे, इसके लिए हमें किस खनिज तत्व का सेवन करना चाहिए? फास्फोरस। ये ध्यान रखना, फास्फोरस का यूज जरूर करना चाहिए। अब तुम लोग कल जरूर बताइयो कि कौन से खाद्य पदार्थ में फास्फोरस पाया जाता है। बताओ कौन सी सब्जी ऐसी जिसमें फास्फोरस पाया जाता है? भिंडी, बिल्कुल सही। भिंडी तुम्हारे अम्ल क्षार का संतुलन करेगी, अम्ल क्षार का संतुलन। बहुत सही। आगे सुनो, मांसपेशी में थकान का कारण क्या है? लैक्टिक अम्ल का जमाव। तुम दौड़े और दौड़ते ही जैसे ही मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जमा होगा वैसे तुम्हें क्या होगा? थकान। थकान तब तक महसूस नहीं होगी जब तक लैक्टिक अम्ल जमा नहीं होता है, और जैसे ही लैक्टिक अम्ल जमा हुआ तुम्हें क्या महसूस होने लगेगा? थकान। क्लियर है? याद ऐसे कर लियो, जब व्यक्ति को थकान हो तो भाई का मन करता है? लेट जामे। तो कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। बात पल्ले पड़ रही? ठीक, जिन्हें जिन्हें में थकान लग रही समझो उनके उनके कहूँ हड्डी पसली में। ठीक, ये 4-5 ग्रंथियां हैं जो मस्तिष्क का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें ये वाला हमने नया जोड़ दिया। फिर एक अपने शरीर में कौन सी ग्रंथि हो? शरीर का ये सब समझो जितनी हमने ग्रंथियां लिखी ये सब कहाँ हैं? अपनी खोपड़ी में होती हैं। ध्यान रखियो। हाइपोथैलेमस ग्रंथि क्या करती है? परितृप्ति और प्यास का केंद्र है। क्वेश्चन ऐसे आया था, लोग कंफ्यूज हो गए थे कि परितृप्ति, तृप्ति माने होती है प्यास, ठीक है, प्यासा है ना भैया। तो परितृप्ति और प्यास, भूख, नींद का केंद्र कौन है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। जहाँ हमने तुम्हें पढ़ाई भी थी, हमने हमारे शरीर में हाइपोथैलेमस ग्रंथि तुम्हें भूख का एहसास, तुम्हें प्यास, तुम्हें नींद, का उससे प्रेम हुई गो, का उससे घृणा है, का उससे कुछ है, ये सारी चीज़ें कौन अनुभव करत है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। तुम्हारी निकालने हाइपोथैलेमस ग्रंथि, तुम बिल्कुल पागल रहे हो, कोई मतलब ही नहीं दुनियादारी से रहे, ये रियल बात है। तो जिनको प्रेम है वो निकालने इस ग्रंथि को, प्रेम खत्म। जिनको घृणा है बेजा निकालने इस ग्रंथि को, उनको घृणा खत्म हुई है। एक चीज और है, जब तक फीलिंग ना हो जिंदगी में तब तो बेकार हुआ है। और का अच्छा तुम कोई बात समझ ना ही रहे हो, वो आदमी का पत्थर है तो तुम्हें किसी को दुख नहीं समझ में आओ, कोई मर रहे हो तुम हत्ताऊ दांत फाड़ रहे। लेकिन नहीं, हमारे अंदर भावना ऐसी है कि अगर कोई व्यक्ति कष्ट में है तो जा समझ लो हम पड़ी लकड़ियाँ उठाए ले, लेकिन नहीं उड़ता तीर लेना। तो उड़तो तीर अगर काउस ले सीखो तो हमसे सीख लो। हम बाजार में जा रहे हो, कोई पिट रहा हो ना जाए तो बिटिया, अरे दैया, महिलाओं का आदत मालूम क्या होता है? बाबा हमारे यहाँ छाती में लगी बैठी है। अब ये आपका जो
ये जो आपकी कटुवाणी है, ये ताना है, कितने दिन तक चलेगा? दिवस तक चलेगा? 5 दिन? चलो ठीक। थैलमस, भैया मोहित जी, थैलमस उन्हें तत्ता है, तत्ती है, ठंडा गर्म महसूस कर तो कौन सी ग्रंथि? देखो एक बार में याद करना सीखा करो। हम ऐसे थैलमस का मतलब थर्मस, थर्मस में पानी ठंडो बद दो तो ठंडो रहे, गर्म भर दो तो जब ग्रंथि होता है, और जब ग्रंथि तुम्हारे मस्तिष्क से निकालने, कोई ठंडा गर्म नहीं। अब आगे सुनना जो हमने तुम्हें नहीं पढ़ा हो तो। बिटिया बरेली, या बरेली का बिहार बोल रहे थे, बिहारी देखो एक हिस्सा है क्वारपोरा क्वाड्रिजेमिना, कारपोरा क्वाड्रिजेमिना, कारपोरा क्वाड्रिजेमिना मस्तिष्क का वो हिस्सा है जो दृष्टि और सुनने का केंद्र है। कहने का मतलब समझे, किसी वस्तु को देखा, हमने पहचान लिया, मस्तिष्क के किस भाग ने पहचाना? बोलो। क्वारपोरा क्वाड्रिजेमिना ने। तुमने कोई शब्द बोला, हमने समझ लिया, सुनो बिटिया, हमने किस हिस्सा समझा? क्वारपोरा क्वाड्रिजेमिना से। किसी वस्तु को देखकर पहचानना, किसी शब्द को सुनकर उसको समझ लेना, उसका अर्थ निकाल लेना, कौन हिस्सा करेगा? क्वारपोरा क्वाड्रिजेमिना। और ये नया पॉइंट आपके लिए है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग आपकी सांसों को नियंत्रित रखता है? तो इस हिस्से का, विशेष हिस्से का नाम है वांस वेरोलाई, वेरोलाई, वांस वेरोलाई। वांस वेरोलाई जो हिस्सा होता है वो आपकी बॉडी में श्वसन का नियंत्रण करता है, सांस को कंट्रोल में रखता है। नया क्वेश्चन हो गया, नोट कर लो। वांस वेरोलाई, बिटिया जो नहीं मालूम है नोट करो, मैं मालूम है नहीं दिखाया। वांस वेरोलाई श्वसन को नियंत्रित करता है। बात पल्ले पड़ रही? कोई डाउट तो नहीं किसी का? अब हम दोबारा रिपीट करें तब पूछें। अच्छा ये बताओ, हमारी त्वचा का रंग किस पर निर्भर करता है? हमारी त्वचा जैसे जो सामलो सामलो रंग है, जो मेलानिन भरो जा में मेलानिन, और याद ऐसे कर लियो, त्वचा में रंग काय से होता है? मेलानिन। यानी मेल से आता है घिन, तो हुईगो का मेलानिन, मेल से आता है घिन तो मेलेनिन। जिनके, अच्छा ये बताओ, जो तिल जो होते हैं, तिल नहीं, ये क्या है? मेलेनिन भरो है, मेलेनिन इकट्ठो ही गो तो तिल बन गो। ये बहुत लहसन है, प्याज अपनी सब बॉडी में होता है, हाँ, तो जो लहसन जैसे हो जो देखो है हमारे है, तो जो मेलेनिन इकट्ठो ही गो। बाल व नाखून बढ़ाने वाला प्रोटीन कौन सा है? आप लोग ध्यान दो इस बात को। बाल व नाखून अगर सुपरखा बनने हैं तो आपको कौन सा प्रोटीन खाना पड़ेगा? अल्फा केराटिन प्रोटीन खाना पड़ेगा अगर आपको सुपरखा बने। अब तो नए नए नाखूनों में डिजाइन चली है, अब जो हमने नौ डिजाइन देखी है, ये पहले क्या करें, 5 में से 1 नाखून बढ़े हैं, चाहे जो वालों बढ़ा ले चाहे जो, फिर वो नाखून इतना लंबा हो जाता है, खुरपा है सो, फिर जहाँ में एक बने ऊपर गुड्डा यूं, फिर नीचे दूसरो गुड्डा बने, ऐसे करके देखो कौन है ना, जो लोग कत्ती अलग अलग मामे नाखूनी लगाती हैं तुम लोग, ऐसे लगाई ली लाल, फिर नीचे 2 बिंदी, और भाई ना का गुजिया जो खिंचाती नाती, भाई से खट्टू उतरा सब माल। ये खोज करती ना, खोज भाई, खुदाई के लिए नख का बड़ा होना बहुत आवश्यक है। हाँ भाई सुनना, नया क्वेश्चन है कि लैरिंग्स, लैरिंग्स किससे बोलते हैं? स्वर यंत्र। हमारे गले से जो आवाजें निकल रही हैं ये क्या है? लैरिंग्स है। लैरिंग्स गले का वो हिस्सा होता है जिसे स्वर यंत्र कहते हैं। सुना करो, इंपॉर्टेंट है। लैरिंग्स गले का वो हिस्सा है जो स्वर यंत्र कहलाता है, स्वर यंत्र, ठीक, जो वालो हिस्सा लैरिंग्स कहलाता। और जीभ के पीछे, किसके पीछे? जीभ के पीछे स्थित पत्ती के आकार की एक हड्डी होती है। यानी अपने गले में, अपने स्वर यंत्र में, जीभ के पीछे, नहीं मालूम है जो क्वेश्चन हम पहली बार पढ़ो, अपने गले में जीभ के पीछे एक हड्डी होते पत्ती नुमा। कैसी नुमा? पत्ती नुमा। और इस हड्डी का नाम क्या है? एपिग्लॉटिस। क्या नाम है? एपिग्लॉटिस। और एपिग्लॉटिस क्या करता है? लेकिन उन्होंने ऐसे क्वेश्चन पूछा ही नहीं था कि श्वास नली को भोजन नली से अलग करता है। हम कुछ नहीं बोला उन्होंने, कुछ नहीं ये आया है,
कि लैरिंक्स जीभ के पीछे स्थित पत्ती के आकार की उपास्थि क्या कहलाती है? खीसें निकल गई तो समझे नहीं आओ। एपिग्लाटिस कहलाता है। एपिग्लाटिस क्या करता है? वैसे मूल रूप से काम होता है, यहाँ ढक्कन होता है। एक अपने शरीर में होती है भोजन नली जिसमें भोजन जाता है, एक होती है श्वास नली जिसमें सांस जाती है, बीच में लगा होता है बाल्ब। जब भोजन नली काम करेगी तो श्वास नली बंद, जब श्वास नली काम करेगी तो भोजन नली बंद, समझे। और कबू कभार जलवारी में चलो जा श्वास नली में भोजन तो लगा ठसा, फिर नाक में आके भोजन फंसत आए है, हाँ फिर मैं समझो करोगी निकल। शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि का नाम बताइए। अग्नाशय। लेकिन यहां पर एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ये वाला भले ही सिंपल लग रहा हो लेकिन पूछा गया था। अग्नाशय शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि होती लीवर के बगल में, और मिश्रित ग्रंथि का मतलब है जहां में हार्मोन्स निकलते हैं, एंजाइम्स। और अग्नाशय से जो रस निकलता है उसे क्या बोलते हैं? पूर्ण पाचक रस। यानी हमारे शरीर की जो अग्नाशय है ये जूस निकालता है, और इस जूस को, इस रस को क्या बोलते हैं? पूर्ण पाचक रस। पूर्ण पाचक रस क्यों कहते हैं? इस जूस में वसा को पचाने की क्षमता है, कार्बोहाइड्रेट पचा जाएगा, प्रोटीन पचा जाएगा, यानी बॉडी में तुमने जो खाओ सब पचिए। और इसी में एक महत्वपूर्ण एंजाइम्स, बहुत महत्वपूर्ण एंजाइम्स निकलता है, लाइपेज। आधे लोग 99% लोग मालूम किस पे टिक करते हैं? आमाशय पे। हमें मालूम जा बात, लाइपेज नामक एंजाइम्स कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से। आमाशय पे मत टिक कर देना। और इसका काम क्या है? वसा का विघटन करना या वसा को ग्लिसरॉल में बदलना। ठीक, वसा का विघटन कौन करेगा? लाइपेज एंजाइम्स। कहाँ पाया जाता है? अग्नाशय। अग्नाशय को कौन सा रस बोलते हैं? पूर्ण पाचक रस बोलते हैं। कैसी ग्रंथि है? चलो ठीक, आज थायराइड ग्रंथि के ऊपर नया क्वेश्चन सुन लियो। देखो इधर, नहीं मालूम है ये, ध्यान सुनो भाई, इधर मोबाइल ना चलो बेटा। एक ग्रंथि हो तुम्हारे शरीर में, कौन सी ग्रंथि? जब कान पीछे आई जा, थायराइड सुनी होएगा, थायराइड बड़ी याद। थायराइड ग्रंथि से बाबू कौन सा हार्मोन्स? हमारे पढ़ने में और प्रश्न के पूछने में जमीन आसमान का अंतर होता है। जो प्रश्न उनने जब पूछो तो हम खुद नहीं समझ पाए क्या पूछो, तो हमने इतना थायराइड ग्रंथि पढ़ाई, लेकिन जब पॉइंट छूट गो, पढ़ने में पूछने में जमीन आसमान का अंतर होता है। थायराइड ग्रंथि जो है शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावित ग्रंथि है, सब शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावित है। इससे कौन सा हार्मोन्स निकल, और ये हार्मोन्स प्रमुख रूप से मालूम क्या करता है? आयोडीन का, आयोडीन के संश्लेषण का मतलब है आयोडीन का जा समझ लो पाचन करना। जब जा ग्रंथि से आयोडीन का पाचन नहीं होता है तो जब ग्रंथि फूल जाता है। तो इसमें कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग का दूसरा नाम बताना, ग्वाइटर या गलकंठ। अब तो घेंगा रोग होते ही नहीं, आयोडीन की कमी से होता था, अब तो आयोडीन की कमी घर ही नहीं खाओ को, तो घेंगा रोग होता है। ध्यान रखना। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम कौन सा है? अंतःस्रावित ग्रंथि। हार्मोन्स कौन सा, और कौन किसका संश्लेषण करती है? आयोडीन। कुल मिला के जा ग्रंथि जो है नमक को काम करत है। लेकिन ये नया पॉइंट देखो, उन्होंने पूछे ही नहीं। ये पूछा, क्या पूछा? कि कार्बोहाइड्रेट बॉडी में, भाई खाना खाया तो कार्बोहाइड्रेट होगा, खाना खाया तो वसा होगी, खाना खाया तो प्रोटीन होगा। अब ध्यान सुनना, डिटेल लिखो ना, अब सुनो, जो नहीं पॉइंट है। कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, और इनका क्या करना? उपापचन करना। उपापचन का मतलब समझे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का ऐसा संतुलन बनाया जाए कि जिससे बॉडी को नुकसान ना हो। तभी मैंने लिखा कि शरीर को अच्छा संतुलन दिया जा सके, और शरीर को अच्छा संतुलन देने के लिए इससे निकलने वाला हार्मोन्स या ग्रंथि क्या करती है? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का आपस में क्या बनाता है? बैलेंस बनाता है। अब तुमसे अगर ये पूछा जाए शरीर में उपापचयी क्रियाएं कौन करता है? थायरॉक्सिन। उपापचयी क्रियाएं क्या होता है? बनना और बिगड़ना का संतुलन बना रहे। ऐसा नहीं हमारे शरीर में केवल चीज बनेगी तो भी बीमारी है। अभी हम बताएं कहाँ पे है। लगातार WBC बने, ब्लड कैंसर हुई है। लगातार ग्लूकोज बनेगा, डायबिटीज हो जाएगी। ठीक, बने और बिगड़े तो इसका संतुलन अगर क्वेश्चन पूछा जाए शरीर में उपापचयी क्रियाओं का संतुलन कौन करता है, तो थायराइड ग्रंथि या कौन सा हार्मोन्स, तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स। अच्छी थी लाइन, बात पल्ले पड़ी, बहुत सही। अब आ गया बेटा, देखो फिर एक नया हम लिया। हम एक पुरानो एक नौ लेके चल रहे, जो पुरानो ले रहे हैं हम कुछ नया जोड़ रहे हैं। बच्चों की लंबाई बढ़ाने वाला हार्मोन्स,
सोमैटोट्रोपिक। अब तुम्हारे दिमाग में जाए कि हमने बच्चा शब्द क्यों यूज करो। देखो सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स जो है 18 साल तक या 14 साल तक निकलेगा। ये थोड़ी ना कि 60 साल को बुढ़ा खटिया पड़ो और सुबह पता चलिए 1 फुट बढ़ गो, ऐसा थोड़ी ना हो। ये बच्चों की लंबाई बढ़ाने वाला हार्मोन्स कौन सा है? सोमैटोट्रोपिक। जाकि सीमा है 6 7 7 साल, हम कह रहे 14 साल तक निकले। 14 साल के बाद भैया नहीं निकलेगा, हम कह रहे 18 साल तक निकले, उसके बाद ये हार्मोन्स नहीं निकलेगा। इसी वजह से यहाँ कौन सा शब्द आया है? बच्चा शब्द आया है। बात क्लियर भाई? अब आगे आओ। ये देखो मैंने क्या लिखा है, 24D। सुना है किसी ने? नहीं सुना? हाँ देखो 24D, डी का मतलब है डाइक्लोफेनॉक्सी एसिटिक। नोट किया जाए, बिल्कुल सही। अब देखो मोहित बताई 24D, बेटा नोट कर लो, डाइक्लोफेनॉक्सी एसिटिक। डाइक्लोफेनॉक्सी एसिटिक समझ में आ रहे क्वेश्चन सबके? 24D डाइक्लोफेनॉक्सी एसिटिक। और इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा था? कौन सा हार्मोन्स, कौन सा हार्मोन्स करके पूछा। तृणनाशक होता है। तृण माने क्या होती है? पत्ती। पत्तियों को नष्ट करने वाला, खरपतवार को नष्ट करने के लिए खेतों में क्या डाला जाता है? 24D डाला जाता है। एक दवा टाइप का है, ऐसे समझ लो। और इसका पूरा नाम क्या है? डाइक्लोफेनॉक्सी एसिटिक। बात पल्ले पड़ी सबके? कोई डाउट तो नहीं किसी के? ठीक। अब देखो फिर, नहीं हमने हर बार नया जोड़ा है, आज तुम न गए हो, बढ़िया पढ़ाओ। अब आगे सुनो, हमने खूब पढ़ा है। 24D का नाम क्या है? डाइक्लोफेनॉक्सी एसिटिक। क्लियर हो गया? खरपतवार को नष्ट करता है, खेतों में डाली जाती है। समझ में आएगा भैया? ठीक। लला एक चीज देखो, हमारे शरीर में हमने यहां तक पढ़ाया है, ए वाला पॉइंट गायब किया था। एक क्वेश्चन तुमसे घर के लिए पूछे, 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हमारे शरीर में कौन सी ग्रंथि है? या ग्रंथि कहाँ पाई जात? या खोपड़ी में। या मस्तिष्क की जैविक घड़ी कहलात। ग्रंथि छोटी छोटी होती थी, गांठें ऐसी, क्या कहलात बाबू? जैविक घड़ी का मतलब क्या हुआ? जैसे हमने सोचे कि 4 बजे हमें पूड़ी लीलने हैं, तो निमंत्रण है, तो तुम्हें खट से 3:45 पे याद आइए कि हाँ पूड़ी लीलन जेबे है। उन्हें 5 बजे संतराम भैया खत्म हो गए थे, तो उनकी 13वीं है, तुम 4:45 पे तैयार हो गए, जाने याद दिलाई दी कि 3:55 पे ईना की छुट्टी हुई है, मैं पहुँचने है, पहुँच गए। हाँ कितने खुश ही गए ईना के नाम से। कोई बात नहीं, अब हर आदमी एक दूसरे के चक्कर लगाए रहे हो है। तो चंद्रमा पृथ्वी को चक्कर लगाए रहो, पृथ्वी सूर्य को चक्कर लगाए रही, सूर्य काऊ को चक्कर लगाए रहो तो हम लोग चक्कर लगा रहे हैं, बुरा थोड़ी ना है। ब्रह्मांड पूरा चक्कर लगा रहा है, बृहस्पति गुरु तक चक्कर लगाए रहे। हाँ भाई, कौन सी ग्रंथि है? मस्तिष्क की क्या कहलात है? जैविक घड़ी का समझे, बायोलॉजिकल क्लॉक। समय समय पर याद दिलाना। और एक बार और नोट कर लियो, तुम्हें कोई बहुत महत्वपूर्ण काम है, ट्राई कर लेना, और रात के 9 बजे जा सोच के सो जियो 5-6 मिनट, या सुबह उठने ना टूटिए, सुबह उठने है तो एक बार तुम्हें झटका दे के नींद जरूर खुल जाए, ऑटोमेटिक खुल जाता है। इस पीनियल ग्रंथि से कौन सा हार्मोन्स निकलता है? जो तो हमने तुम्हें पढ़ा हुआ है कि मेलाटोनिन हार्मोन्स निकलता है। और मेलाटोनिन हार्मोन्स क्या करता है? सोने जागने के क्रम को नियंत्रित रखता है। जब तक शरीर से मेलाटोनिन हार्मोन्स नहीं निकले तब तक तुम नहीं सोयो। नींद की गोली खात हो, सो जात हो, मेलाटोनिन हार्मोन्स निकले। और मेलाटोनिन हार्मोन्स अंधेरे में निकलता है, प्रकाश में नहीं। इसलिए कहा को धूप में लेटाल दो, नहीं नींद है। जब तक लाइट जले तब तक नहीं नींद है, जब तक मोबाइल चले तब तक नहीं नींद है, क्योंकि मेलाटोनिन निकले ही नहीं। मेलाटोनिन कायम निकले अंधेरे में। और इसी मेलाटोनिन हार्मोन्स का एक काम नया सुन लो, हमारे पर्यावरण में कौन सी किरणें हैं? शरीर की परावैंगनी किरणों से रक्षा कौन करता है? तो मेलाटोनिन हार्मोन्स। ये नया पॉइंट है, नोट किया जाए। अब क्वेश्चन आपके लिए है, आप बताएंगे, पहले इसको नोट कर लो कि शरीर की परावैंगनी किरणों से रक्षा मेलाटोनिन हार्मोन्स। तुम बताओ मोहित, क्वेश्चन तुम्हारे लिए, पौधों की परावैंगनी किरणों से रक्षा कौन सा तत्व करता है? कल बताइयो चाहे आज बताइयो, ओजोन करे। शरीर की परावैंगनी किरणों से रक्षा कौन सा हार्मोन्स या तत्व? बताओ, अब बताना कल। चलो भाई, अगर हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी है तो इसको क्या बोलते हैं? हाइपोक्सिमा। ये ध्यान रखना, कोई भी बीमारी है
और उसमें कमी है तो ओ शब्द यूज करते हैं, पो। कमी हो गई तो पो, उन्हें उनकी तो पो ही। कमी है तो पो, और ज्यादा है तो हाइपर शब्द। बिटिया ध्यान सुनना, शरीर में कोई कमी है तो पो होता है, पो। कैसे पो? रक्त में ऑक्सीजन की कमी तो हाइपोक्सिमा, ठीक। और ध्यान रखना, जैसे रक्त में ग्लूकोज की कमी तो हाइपोग्लाइसीमिया, दोनों में पोंपो है, ठीक। रक्त में ग्लूकोज की कमी तो हाइपोग्लाइसीमिया, रक्त में ऑक्सीजन की कमी तो हाइपोक्सिमा, और ध्यान रखना अधिकता तो हाइपरग्लाइसीमिया। अगर हमारे शरीर में ग्लूकोज कम है तो हाइपो, ग्लूकोज ज़्यादा है तो हाइपर। कुल मिला के कमी में पो शब्द यूज करे हो, अधिकता में हाइपर। कोई डाउट तो नहीं? तीनों नोट करो, ऑक्सीजन की कमी हाइपोक्सिमा, ग्लूकोज की कमी हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लूकोज की अधिकता हाइपरग्लाइसीमिया। कल एक एक प्रश्न याद हो, ना ध्यान रखियो, ना तुम्हें जई हुई जावे, कल तुम्हारी पो हो या एपोक्सिमा हो, तुम्हें कच्चो ही पोंको तुम। मनुष्य की आंख का रंग किस पर निर्भर करता है? आयरिस। आयरिस अगर भूरे रंग का तो आंख भूरी, आयरिस अगर काले रंग का है तो आंख काली, आयरिस अगर नीले रंग का है तो आंख नीली। तुम सबके आयरिस अलग अलग टाइप के हैं, तो मनुष्य की आंख का रंग किस पर निर्भर करता है? आयरिस। और आंख का रंग जो होता है वो आनुवंशिक लक्षण और होता है, ये ध्यान रखना। आंख की संरचना भी आनुवंशिक होता है। जैसे तुम्हारी आंखें हैं परवल जैसी बड़ी बड़ी, तो समझो तुम्हारे घर में माता पिता की निश्चित आंख बड़ी रही हुई है। आंखें तुम्हारी मान लो चमगादड़ जड़ी चिंग चौपों चाइना वाली हैं, तो इसका मतलब तुम्हारे घर में माता पिता किसी होंगी। पर्वतीय लोग देखे तुमने? पर्वतीय लोग तो वायु दाब की वजह से उनकी आंखें ऐसी होती हैं, ऐसी छोटी छोटी आंखें होती, नन्ही नन्ही हैं। हाँ, उत्तराखंड में देख लो, नागालैंड देख लो, आंख छुपे के खचरा हो, हाँ, ऐसे बोलते हुए छोटी छोटी आंखें होती हैं बेटिया। कौन सी मांसपेशी, अब जो सर्दी का मौसम आए रो बेटा, सर्दी लायक क्वेश्चन हमने लिख दिया, एक सर्दी का क्वेश्चन हो जाए कि कौन सी मांसपेशी सिकुड़ जाने पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं? कैसे? ठंडों में मौसम में जैसी तुमने पानी डालो मांसपेशियां सिकुड़ गई, रोंगटे एकदम खड़े 90 डिग्री पे। कौन सी मांसपेशी होती है? इरेक्टर पिली। जैसे ही इरेक्टर पिली नामक मांसपेशी सिकुड़ेगी तुम्हारे रोंगटे क्या हो जाएंगे? खड़े हो जाएंगे। पूरे शरीर में इरेक्टर पिली है, समझ गए? इरेक्टर पिली, बढ़िया क्वेश्चन था। हमने WBC पे फिर नया क्वेश्चन लिया। अब तुम बताओ बेटा, देखो बताओ, हमारे शरीर में WBC पाई जाती है, सबको मालूम। WBC का काम क्या है मोहित? शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता का मतलब क्या है? इम्यूनिटी पावर बढ़ाना। थोड़े बहुत जल्दी जुकाम हो एकदम सही हो जाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर नष्ट हो गई, एड्स नामक बीमारी में ही होता है कि जुकाम हो गया तो जुकाम महीनों तक ठीक नहीं, यहाँ घाव हो गया तो घाव महीनों तक ठीक नहीं होता है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। WBC भी कई प्रकार की होती है, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, दुनिया भर की होती हैं। इन्होंने क्वेश्चन ने पूछा, ध्यान सुनो, कि WBC में किन कणिकाओं की संख्या अधिक होती? कौन सी WBC सबसे अधिक पाई जाती? तो ध्यान रखना, न्यूट्रोफिल्स जो होती है, बेसोफिल्स, मीसोफिल्स, दुनिया भर की WBC हैं। बा में सबसे ज्यादा WBC कौन सी होती बॉडी में? न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स बॉडी में कितनी पाई जाती? 60 से 65 तो न्यूट्रोफिल्स हुए हैं, 35 में सबरी हुए हैं, सबरी WBC। न्यूट्रोफिल्स का काम क्या होता है? न्यूट्रल करना। किसको न्यूट्रल करना? जो जीवाणु बॉडी में घुस गए हैं उनको न्यूट्रल कर देते हैं। न्यूट्रल मतलब निरस्त। अगला, विटामिन डी का मैंने नाम नहीं पूछा। विटामिन डी का नाम सबको मालूम कैल्सीफिरोल है, हम फिर नया लिया है। विटामिन D3 का नाम कोले कैल्सीफिरोल है, इसको नोट करो। नहीं कर पाए हो, इसका नोट करो भाई, गड़बड़ कर दोगे तुम लोग। विटामिन D3 का नाम है कोले कैल्सीफिरोल। हमने डी का नाम नहीं पूछा है, बिटिया समझ रही हो? हमने D3 का नाम पूछा है, और D3 का नाम बिटिया याद रखिए कोले कैल्सीफिरोल है, कोले कैल्सीफिरोल। और डी का नाम कैल्सीफिरोल, ठीक। अच्छा, ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है लेकिन घुमा दिया इन्होंने। इतनी जल्दी तैयारी करो जो 3-4 दिन में रिवीजन हो कायदे से। इंसुलिन में, इंसुलिन क्या है? बॉडी में हार्मोन्स है,
ये काम क्या करता है? ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित रखता है, जैसे शरीर में डायबिटीज ना बढ़े। इंसुलिन नहीं होगा तो डायबिटीज बढ़ जाएगी। इंसुलिन हार्मोन्स में कौन सी धातु पाई जाती? जिंक। कुल मिला के इतना समझ लो, चाहे पौधा हो, पौधा चाहे कोई आदमी हो, चाहे कोई जानवर हो, जितने हार्मोन्स निकलते हैं उन सब में का पाओ जात? खेतन में जिंक डाली जात, काय के मारे डाली जात है? हार्मोन्स बने। हार्मोन्स जब बनेंगे तो पौधा स्वतः वृद्धि करे। अब भाई जैसे मान लो पौधा कोई खींच खींच के थोड़ा ना बढ़ा जाए, हो तो अपने आप बढ़े, कोई नहीं रोक सकता उसका बढ़ना घटना। बढ़ना घटना, भोजन का पचना, ये चीजें कोई नहीं रोक सकता है। तो जितने हार्मोन्स होते हैं उनमें कौन सी धातु पाई जाती है? जिनका सेवन आप भी करो, हार्मोन्स एक्टिव हुए हैं। ओके। जब कोरोना काल आया था तो हमको कोविड वैक्सीन दी गई थी। कोविड वैक्सीन दी गई थी। कोविड वैक्सीन जो थी, डीएनए वैक्सीन थी कि आरएनए? आरएनए वैक्सीन थी, ध्यान रखना। कोविड वैक्सीन दी गई थी। अच्छा एक चीज़ और बताएं, जितनी भी वैक्सीन दी जाती हैं तो ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन हमने नोट किया है यहाँ पर कि विषाणु से संक्रमित कोशिका कौन सा पदार्थ छोड़ती है? मान लो हमारी बॉडी में 100 कोशिकाएं हैं बाबू, और 100 कोशिकाएं पता चली कोरोना से ग्रसित हैं, उनमें कोरोना वायरस घुस गो। हमने कोविड की वैक्सीन लगवाई। कौन सी? कोविड की। तो कोविड वैक्सीन क्या करी? उस वैक्सीन में वो एंटीवायरस होगा कि जो इसके ऊपर चढ़ जाएगा, हर कोशिका के ऊपर, और वो वायरस, एंटीवायरस क्या करेगा? इन कोशिकाओं से कहेगा कि तुम क्या छोड़ो? इंटरफेरॉन छोड़ो। जब तुम इंटरफेरॉन नामक पदार्थ छोड़ोगे तो तुम्हारे ऊपर जो वायरस का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब तक हमारी कोशिका इंटरफेरॉन पदार्थ छोड़ती रहेगी तब तक हमारे ऊपर वायरस का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जितनी वैक्सीनें इसी वजह से लगाई जाती हैं कि कोशिकाएं जो हैं वो इंटरफेरॉन पदार्थ छोड़ें। ठीक, आगे सुनना। आँख से संबंधित 3 रोग हैं, 3 रोगों के नाम समझ लो। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, और रतौंधी रोग को जीरोप्थेल्मिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? जीरोप्थेल्मिया बोलते हैं। कोई डाउट तो नहीं किसी को? रतौंधी रोग का दूसरा नाम बताओ। जीरोप्थेल्मिया। रतौंधी रोग का दूसरा नाम जीरोप्थेल्मिया। निकट दृष्टि दोष का दूसरा नाम मायोपिया। निकट दृष्टि दोष का दूसरा नाम मायोपिया। और मैंने कहा था दूर, दूर का मतलब हाइपर होना। दो लोग दूर हो जाए आपस में तो हाइपर हो जाता है। ठीक, तो दूर दृष्टि दोष का दूसरा नाम हाइपरोपिया। हाँ, हाइपर मायोपिया है। सॉरी बिटिया, सॉरी, एक्चुअली सॉरी, आई वांट टू से दैट, सॉरी। हाँ, दूरदर्शी दोष का दूसरा नाम हाइपर मायोपिया, निकटदर्शी दोष का नाम मायोपिया, और रतौंधी रोग का नाम जीरोप्थेल्मिया। बात पल्ले पड़ी? पल्ली पड़ गई? ठीक।